नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टाइम पर इंसान अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाता है तो लोग उसे वैसे ताने दे देकर चैन से जीने नहीं देते। और अगर वो लोगों की नजरों में थोड़ा बहुत कुछ कर लेता है या फिर उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है, साथ ही थोड़ी बहुत खुशियां उसकी लाइफ में आ जाती हैं, तो फिर ये चीज भी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है और वो उसके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए। अब मैं आप लोगों से ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको आगे चलकर आज की इस कहानी में पता चल ही जाएगा। पर जो लोग आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आगे आने वाली स्टोरीज जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा है और मैं राजस्थान के अलवर जिले की रैनी तहसील की रहने वाली हूं। बहुत लंबे टाइम से मैं YouTube पर काफी अलग अलग चैनल्स के ऊपर कई सारे हॉरर पॉडकास्ट सुनती आ रही थी, लेकिन जब मैंने बेनाम भाई की हॉरर स्टोरी सुनी तो मुझे महसूस हुआ कि ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ भी हुआ है। तो इसीलिए आज मैं भी आप लोगों को अपने साथ हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूं, जिसको खास तौर पर उन लड़कियों को तो जरूर सुनना चाहिए जिनकी अभी नई नई ही शादी हुई हो, क्योंकि हो सकता है कि मेरी ये कहानी सुनकर उनको कुछ ऐसा समझ में आ जाए जिसके चलते उनसे वो गलती ना हो जो अनजाने में मुझसे हो गई थी। दरअसल ये घटना आज से लगभग 12 साल पहले की है, जब मेरी शादी हुई थी और मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। उस वक्त जब मैं गाड़ी से उतरी तो मेरी सास, ननद और वहां पर जो भी जितनी भी औरतें थीं, सब मुझे लेने के लिए आई थीं कि तभी अचानक मेरे ससुर जी, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और ये बात मुझे पहले से ही पता थी क्योंकि मेरा रिश्ता तय होने के बाद मेरे घर वाले इस बारे में बातें करते थे, तो मुझे इस बारे में पता था। वो मुझे देखकर जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे थे। ये देखकर मैंने घूंघट में ही उस तरफ देखा तो मेरी ननद बोली, आप उस तरफ ध्यान मत दीजिए भाभी, पापा की हालत ठीक नहीं है। ये कहते हुए वो मुझे अपने साथ लेकर अंदर चली गई। वहीं मेरे ससुर जी मेरे पीछे से चिल्लाने लगे, कुछ नहीं बच पाएगा, वो अब ये इस घर में आ गई हैं तो अब सबको खून के आंसू रोने पड़ेंगे, खून के रक्त आंसू रोने पड़ेंगे। ये कहते हुए वो चिल्ला रहा था तो मुझे सब कुछ काफी अजीब तो लगा, लेकिन फिर सोचा कि शायद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो ऐसे ही चिल्ला रहे होंगे। उसके बाद विवाह की रस्में शुरू हुई और फिर जब मैं रात को अपने कमरे में बैठी थी तो मेरी ननद और रिश्तेदारी और पड़ोस की कुछ औरतें भी मेरे पास में बैठी हुई थीं। सभी मुझसे मजाक कर रही थीं। फिर वो सभी मुझे कमरे में अकेले छोड़कर वहां से चली गई। अब मैं अपने पति रितेश के आने का इंतजार करने लगी। तभी मेरे कमरे की खिड़की खटखटाने की आवाज आई तो मैंने उठकर सोचा कि शायद कोई होगा। ये सोचकर मैंने जैसे ही खिड़की खोली तो मुझे कुछ ही दूरी पर एक नीम का पेड़ था। उसके नीचे एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उस वक्त उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कपड़ों से यह सब पता चल रहा था कि वो एक औरत है। वैसे मेरे कमरे की खिड़की जिस तरफ खुलती थी उस तरफ एक खाली जगह थी जहां पर हम लोग गाय भैंस बांधने का काम करते थे, लेकिन शादी विवाह के कारण कुछ ही दूरी पर एक खेत में उन वक्त गाय भैंसों को बांधा गया था। ऐसे में वो जगह उस वक्त खाली थी। वही वो औरत वहीं पर खड़े हुए जैसे मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। तो मैं धीरे से हड़बड़ाते हुए बोली, कौन है? परंतु उस औरत ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि आखिर ये औरत कौन है और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है। तभी मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पति रितेश को देखकर मैं बोली, अरे आप। ये कहते हुए फिर मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो अब वो औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि आखिर इतनी जल्दी वो औरत कहाँ चली गई। शायद कहीं चली गई होगी। तभी मुझे इस तरह खिड़की से बाहर देखते देखकर रितेश मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ, क्या देख रही हो? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं। बाहर एक औरत थी, उसने खिड़की को खटखटाया तो मैंने खिड़की खोलकर उसे देखा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो ये सुनकर रितेश मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, शादी विवाह का घर है, ऐसे में होगी कोई औरत। वैसे भी शादी विवाह में ऐसे ही मजाक चलता है।
कोई तुमसे मजाक करने की कोशिश कर रही होगी। ये सुनकर मैंने कहा और फिर खिड़की को अच्छे से बंद कर दिया। अब मैं और रितेश जाकर बेड पर बैठ गए। अब हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और फिर एक दूसरे के साथ प्यार भरा वक्त गुजारते हुए। कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। देर रात हम दोनों की आंखें लगीं और हम दोनों ही सो गए थे। तभी आधी रात के वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई औरत घूम रही है, क्योंकि किसी के घुंघरू की आवाज में मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे में नींद में ही मैंने थोड़ी आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने ही मेरे बेड के पास में ही एक औरत खड़ी हुई थी, जो देखने में प्रेग्नेंट लग रही थी, लेकिन उसने घूंघट किया हुआ था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। पल भर में ही मेरी नींद न जाने कहां चली गई। अब हड़बड़ाते हुए मैंने अपनी आंखें खोली तो वो औरत इसी तरह खड़ी रही। तो ये देखकर अब मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये औरत कौन है, और वैसे भी मुझे अच्छे से याद था। सोने से पहले हम लोगों ने अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से चेक किया था, तो उस वक्त कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था और खिड़की भी बंद थी। तो ये औरत आखिर यहां आई कहां से और इतनी रात गए हमारे कमरे में? मेरे दिलो दिमाग में ऐसी बहुत सारी बातें उस वक्त आ गई थीं। अब मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कौन कौन हो आप और यहां क्या कर रही हो? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी भी होने लगी और थोड़ी घबराहट भी होने लगी थी। मैं फिर से तेज आवाज में बोली, कौन कौन हो आप? लेकिन इस बार भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। परंतु मेरे बोलने की आवाज सुनकर रितेश की नींद खुल गई और वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? ये कहते हुए उसने लाइट जला दी। अब मैंने अपने कमरे में चारों तरफ देखा तो मुझे कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। तो रितेश मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो? अब मैं हड़बड़ाते हुए बोली, यहां पर एक औरत थी जो यहां पर खड़ी हुई थी। यह सुनकर रितेश मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। यहां कोई औरत नहीं है। अगर कोई औरत होती भी तो अब कहां जाती? और वैसे भी हमारे कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद है। कोई नहीं है, चलो सो जाओ। अब यह सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई कि मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा था। फिर सोचा, शायद हो सकता है कि मैंने नींद में कोई डरावना सपना देखा हो, जो मुझे ऐसा लगा हो कि मैंने सच में ही किसी औरत को देखा है। ये सोचकर मैं इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश कर दी और फिर से करवट बदलकर सो गई। वही रितेश को तो कुछ ही देर में नींद आ गई थी और मुझे भी सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी मुझे अपने कानों में किसी के घुंघरू बजने की आवाज और किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो मैंने उन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब वो आवाज बार बार सुनाई दे रही थी तो हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। अब मैंने देखा कि वो औरत जो कुछ देर पहले मुझे दिखाई दी थी, वो अब मेरे बेड के पास में ही खड़ी हुई है। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही वो औरत मेरे कमरे से खिड़की की तरफ जाने लगी तो उसके घुंघरू के बजने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी और फिर वो खिड़की में से और दीवार में से निकलकर बाहर चली गई। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैंने तुरंत लाइट जलाई तो अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। अब कभी सोच रही थी कि मैंने कोई डरावना सपना देखा है, तो कभी सोच रही थी कि नहीं, हकीकत में ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तभी रितेश की आंख खुल गई और वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? लाइट क्यों जलाई है? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे प्यास लगी है। ये कहते हुए मैंने पास में रखा हुआ पानी का जग उठाया और उसमें से गिलास में पानी लेकर पानी पीने लगी। लेकिन बार बार मेरे दिलो दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे 2 बार भ्रम तो नहीं हो सकता और कोई डरावना सपना भी मैंने नहीं देखा है। यही सोचते हुए पानी पीकर लाइट बंद करके मैं फिर से सोने के लिए लेट गई और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि इन शादी विवाह के चक्कर में वैसे ही बहुत थकान हो जाया करती थी और नींद भी पूरी नहीं होती थी। धीरे धीरे रात गुजर गई। फिर सुबह हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। अब मेरी ननद की आवाज थी जो कह रही थी, भाभी तैयार होकर नीचे आ जाना। तो ये सुनकर मैं बोली, जी। तो अब मेरी ननद वहां से चली गई थी, लेकिन रात की बात याद आते ही मुझे घबराहट होने लगी। अब भी मैं कभी सोच रही थी कि मैंने जरूर कोई डरावना सपना देखा है, तो कभी मैं सोच रही थी नहीं, मैंने कोई डरावना सपना नहीं देखा है।
हकीकत में ही मेरे साथ कुछ तो हुआ है। तभी रितेश नींद में से जागकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, और उठकर सीधे ही बाथरूम में नहाने के लिए चली गई थी। अब मैं बाथरूम में शावर के नीचे नहा रही थी कि तभी मुझे अपने कानों में वही रात वाली घुंघरू की ओर रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तो हड़बड़ाते हुए मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही मुझे भ्रम हो रहा होगा या बाहर की कोई आवाज मुझे सुनाई दे रही होगी। इसलिए मैं इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी घबराहट तो हो रही थी। ऐसे में जल्दी से फिर नहाकर मैं बाहर आई और तैयार होकर नीचे चली गई थी। अभी भी विवाह की कुछ रस्में बाकी थीं, इसलिए मैं और रितेश दोनों ने ही विवाह की रस्में की। वही मैंने अपने हाथों से सभी को हलवा बनाकर खिलाया, जो सभी को बहुत पसंद आया था। उस वक्त सबके साथ रस्म करते हुए, बातें करते हुए वक्त कब गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर शाम को जब मैं पानी का जग लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तो अचानक हमारे मकान से पीछे की तरफ एक गली थी। वहां मैंने देखा कि वही औरत जो रात को मुझे दिखाई दी थी, घूंघट किए हुए उस तरफ जा रही थी और उसके घुंघरुओं की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। इसके साथ में ही वो रोते जा रही थी, क्योंकि उसके रोने की आवाज भी मैंने सुनी थी। ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि आखिर ये औरत कौन है और रो क्यों रही है, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूं तब से मैंने इस औरत को देखा तक नहीं। तो फिर ये कौन है जो इस घर में रहती हैं? यही सोचते हुए मैं उस औरत के पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन तभी उस गली से निकलकर वो औरत न जाने कहां चली गई। तो मैं उसके पीछे पीछे उसे ढूंढते हुए गई। वैसे वो गली मकान के पीछे की तरफ उसी जगह पर खुलती थी जहां पर गाय भैंस बांधी जाती थी। वहां जाकर भी मैंने देखा, पर अब वो औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, तो मैं घबरा गई और हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, तो वहां मेरी बड़ी ननद खड़ी थी। वो मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोली, भाभी, आप यहां क्या कर रही हो? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, वो मैंने एक औरत को यहां से जाते हुए देखा था, तो मैंने सोचा कौन है, इसलिए उसके पीछे चली आई। तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, भाभी, शादी विवाह का घर है, पड़ोस की कोई औरत आई होगी। ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ। और फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी। अब मैं बेड पर बैठे यही सोच रही थी, कौन औरत हो सकती है? माना कि पड़ोस की कोई औरत होगी, लेकिन आखिर वो रो क्यों रही थी, ये समझ में नहीं आ रहा था। परंतु फिर इस बात को नजरअंदाज करके मैंने अपना फोन उठाकर देखा, तो मेरी मम्मी के कई कॉल आ चुके थे। तो मैं उनसे बातें करने लग गई। अभी मैं फोन पर बातें कर रही थी कि तभी मेरी नजर मेरे कमरे से बाहर की तरफ गई, तो देखा वही औरत मेरे कमरे के सामने से गुजर गई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मैं भागते हुए कमरे से बाहर की तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैं हैरान रह गई कि अभी तो वो औरत मेरे कमरे के सामने से गई थी, तो फिर अब कहां चली गई? वही मोबाइल में मेरी मम्मी के बार बार हेलो बोलने की आवाज आ रही थी। तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ मम्मी, और अपनी मम्मी से बातें करने लग गई। फिर कुछ देर बाद कॉल कट गया। अब मैं सोचने लगी कि ये जो कोई औरत है आखिर कौन है, जो मेरे आवाज देने पर भी नहीं रोकती है, बस दिखाई देती है। पता नहीं कौन है। कभी सोचती कि शायद कोई मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रही है, तो कभी सोचती कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन कल रात को कमरे में भी तो मुझे दिखाई दी थी। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी कमरे में रितेश आया और मुझे सोच में डूबे देखकर बोला, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं। तो रितेश बोला, कल तुम्हारे भाई तुम्हें लेने के लिए आने वाले हैं और शाम को तो तुम चली जाओगी, फिर मेरा मन कैसे लगेगा? ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, 2 दिन में ही इतना प्यार? तो वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी फोटो को देखकर ही मुझे तो तुमसे प्यार हो गया था। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि अचानक मेरे कानों में भयानक से रोने की आवाज गूंजने लगी। ये देखकर घबराते हुए मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तो रितेश हैरानी से बोला, क्या हुआ? अब मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद ऐसे ही भ्रम हुआ होगा। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसते हुए बातें करने लगे थे, जिस बात की वजह से मैं परेशान थी, कुछ वक्त के लिए ही सही मेरे दिलो दिमाग में से निकल गई थी। फिर रितेश ने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और हम दोनों इसी तरह बातें करते हुए
सोने के लिए लेट गए थे। और फिर जब हम दोनों सो गए थे तो आधी रात का वक्त था। तभी अचानक मुझे एक भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस वक्त वो आवाज इतनी भयानक थी कि हड़बड़ाते हुए अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन अब मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब कोई आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर मैंने सोचा कि शायद मैंने कोई डरावना सपना देखा होगा या फिर रात का शांत माहौल है तो दूर की आवाज मुझे ऐसे ही लगी होगी। यही सोचते हुए मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी कांपते ही जा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ अनहोनी तो होने वाली है। अब फिर से मैंने अपनी आंखें बंद की और सो गई। धीरे धीरे वो रात भी निकल गई थी। अगले दिन भी अपनी ननद और सास से घर का कामकाज समझते हुए, उनके साथ वक्त बिताते हुए कब दिन निकल गया पता ही नहीं चला। फिर शाम को मेरे भाई मुझे लेने के लिए आ गए थे तो मैं उनके साथ मायके चली गई थी। वहां पर मेरी भाभियों के साथ, मम्मी के साथ बातें करते हुए जो कुछ बातें मेरे साथ में हुई थी वो एक बार भी याद नहीं आई। वही हमारे पीछे रितेश और उसके जीजा जी मुझे लेने के लिए आ गए थे और धीरे धीरे वो रात गुजर गई थी। अपने मायके में नींद में मुझे कोई औरत दिखाई नहीं दी और कोई डरावना सपना भी मुझे नहीं आया था। अब सुबह होने पर घर में हमारे जाने की तैयारी शुरू होने लग गई थी और फिर मैं वापस अपनी ससुराल आ गई थी, जहां पर अब जो विवाह की आखिरी बची हुई रस्म थी वो भी पूरी हो गई। फिर उस रात में जब अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए अपनी एक फ्रेंड से बातें कर रही थी और रितेश इस वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ बातें कर रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज लगाई हो, क्योंकि जो आवाज मुझे सुनाई दी थी वो थोड़ी अजीब सी थी। तो मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अब मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस रात भी जब मैं रितेश के साथ सो रही थी तो मैंने सपना देखा कि वही प्रेग्नेंट औरत घूंघट किए हुए मेरे बेड के पास में खड़ी हुई है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिसकी वजह से उसका घूंघट हट गया। तो उसकी भयानक सूरत देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे और उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल लाल थी। साथ में उसके मुंह से आंख से खून निकल रहा था। पहले तो वो मुझे देखकर रोने लगी और फिर जोर जोर से हंसने लगी, जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा डर गई कि नींद में ही जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी और हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। अब मेरे रोने की और चिल्लाने की आवाज सुनकर रितेश की भी आंखें खुल गईं। तभी वो मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोला, क्या हुआ? लेकिन मैं तो कांपते ही जा रही थी। अब रितेश बोला, क्या हुआ? तो मैंने उसकी तरफ देखा और घबराते हुए उनके गले लगाकर रोने लग गई और फिर हड़बड़ाते हुए बोली, रितेश, वो औरत कौन है? वो मुझे क्यों दिखाई देती है? ये सुनकर रितेश हैरानी से बोला, काक, कौन औरत? कौन दिखाई देती है? तो उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर रही थी कि उस कुछ भी बता नहीं पा रही थी। तो अब रितेश मेरी तरफ देखकर बोला, का कुछ नहीं, तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा, सो जाओ, कुछ नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने मुझे सोने के लिए बोल दिया, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो बार बार वही दृश्य आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत की भयानक हंसी अब भी मेरे कानों में मुझे सुनाई दे रही हो। अब रितेश के सीने पर सिर रखकर सोने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब रितेश मुझे समझा रहा था कि कुछ नहीं है, यार घबराओ मत। तो ऐसे में मैं सोने की कोशिश करने लगी और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई थी। अगले दिन सुबह होते ही रात को जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो रितेश मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे तसल्ली देते हुए बोला, तुमने डरावना सपना देखा होगा और तुम उसी से डर गई। तो ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोली। फिर घर का कामकाज करते हुए सारा दिन निकल गया, लेकिन मैंने जो डरावना सपना देखा था वो मेरे दिमाग में से एक पल के लिए भी नहीं हटा। बस वही बात मेरे दिमाग में चल रही थी। अब मुझे परेशान देखकर मेरी सासू माँ ने सोचा, शायद मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, इसलिए मुझे समझाने लगी, बेटा, हम सब भी तो तुम्हारे अपने हैं। ये कहते हुए मुझसे प्यार से बातें करने लगी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वैसे मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी वजह से किसी को परेशान करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने जरूर कोई डरावना सपना ही देखा होगा। शाम को रितेश अपने काम से जब घर वापस आया तो अपने घर वालों से बातें करने लग गया था। और मैं घर के कामों में लगी हुई थी। वैसे ये जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को परेशान करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने जरूर कोई डरावना सपना ही देखा होगा। शाम को रितेश अपने काम से जब घर वापस आया तो अपने घर वालों से बातें करने लग गया था और मैं घर के कामों में लगी हुई थी।
उसके बाद पता नहीं क्यों उस प्रेग्नेंट औरत की याद आती ही मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता, जिसकी वजह से जब सब लोगों ने खाना खा लिया और मैंने भी खाना खा लिया तो फिर भी मैं अपने कमरे में नहीं गई और वहीं सबके साथ ही नीचे जमीन पर घूंघट करके बैठ गई थी, क्योंकि अब मुझे अकेले रहते हुए और अपने कमरे में जाते हुए भी डर लग रहा था। फिर जब मेरी सासू माँ ने बोला तब जाकर मैं अपने कमरे में आई और बेड पर लेटकर घबराते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी जैसे ही रितेश ने दरवाजा खोला तो एक पल के लिए तो मैं डर गई थी, लेकिन रितेश को देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। अब रितेश मेरे पास आकर बोला, कल रात के सपने को लेकर डर रही हो? यह सुनकर मैं कुछ नहीं बोली तो वो बोला, अरे यार सपना था और कुछ नहीं। ये कहते हुए मुझसे बातें करने लगा। फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उस रात भी जब हम सो गए थे तो आधी रात का वक्त था कि अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे पूरे कमरे में ठंडक बढ़ने लगी हो, जबकि उस वक्त गर्मियों का मौसम था और कमरे में एक पंखे को छोड़कर कुछ भी नहीं चल रहा था। ऐसे में नींद में ही मैंने सोचा कि शायद बाहर मौसम खराब होगा, हवा चल रही होगी जिसकी वजह से थोड़ी ठंडक बढ़ रही होगी। लेकिन जब वो ठंड इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो मैंने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त हमारे कमरे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। अब मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे पास में खड़े होकर मेरे चेहरे के बहुत करीब झुका हुआ है। यह महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं, लेकिन कोई नहीं था। शायद ऐसे ही मुझे भ्रम हुआ होगा। ये सोचकर फिर से मैं सोने के लिए अपनी आंख बंद करती कि तभी मेरी नजर सामने की दीवार पर गई। तो जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ गई। एक पल के लिए तो ये समझो कि मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया था, क्योंकि उस दीवार पर वही प्रेग्नेंट औरत चिपकी हुई थी जिसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और फिर जोर जोर से हंसने लगी थी। अब उसकी भयानक सूरत जो मुझे कल सपने में दिखाई दी थी वो अब हकीकत में देखकर मैं घबराते हुए चिल्लाने लग गई। तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे ससुराल वाले भी भागते हुए हमारे कमरे के बाहर आ गए और दरवाजा खटखटाते हुए बोले, क्या हुआ? वही रितेश की भी आंखें खुल गई थी। उन्होंने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन अब कमरे में वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु मुझे तो बस उस औरत की आवाज ही अपने कानों में सुनाई दे रही थी। ऐसे में मैं चिल्लाते जा रही थी तो रितेश ने मुझे संभालने की कोशिश की तो मैं बेहोश हो गई। अब मुझे होश आया तो सब घर वाले मेरे पास में ही थे। वहीं मेरे ससुर जी कमरे के बाहर बार बार बोल रहे थे, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा, सब खून के आंसू रोएंगे, सब खून के आंसू रोएंगे। उन्हें इस तरह बोलते देखकर मैं और ज्यादा डरने लगी। तो मेरी सासू माँ बोली, बेटे घबराओ मत, तुम्हें तो पता है कि रितेश के पापा बीमार हैं। यह सुनकर मैं कुछ नहीं बोली। अब मेरी सासू माँ परेशान होते हुए बोली, बेटा तुम बेहोश कैसे हो गई थी? यह सुनकर मैं और ज्यादा कांपने लगी थी, क्योंकि वही बात मुझे बार बार याद आ रही थी कि किस तरह वो औरत दीवार से चिपकी हुई थी और उसका भयानक चेहरा। तो मुझे इतना डरते हुए देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फिर हिम्मत करके मैंने अपनी सासू माँ, रितेश और सभी घर वालों को जैसे तैसे सारी बात बताई। तो रितेश बोला, अरे कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का भ्रम होगा या फिर तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा जिसे हकीकत समझ बैठी होगी, वरना कुछ नहीं है। तो मेरी छोटी नंद बोली, भैया भाभी को हर बार भ्रम तो नहीं हो सकता। तभी मेरी बड़ी नंद बोली, हाँ उस रात भी ये कह रही थी कि इसने किसी औरत को ही देखा था गली से जाते हुए। ये सुनकर रितेश उनकी तरफ देखकर बोला, वैसे भी ये पहले ही डरी हुई है और तुम लोग इसे और ज्यादा डरा दो। अब ये सुनकर उन बहन भाइयों में इसी बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। तभी मैंने देखा कि मेरी सास मेरी सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान, किसी सच में डूबी हुई थी। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, बेटा अभी तुम्हारी शादी हुई है और शादी विवाह के चक्कर में कभी कभी किसी की बुरी नजर दुल्हे दुल्हन को लग जाती है, तो कभी कोई बुरी आत्मा उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। इसलिए ऐसा ही कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से तुम्हें डरावने सपने आ रहे होंगे, या फिर कोई ना कोई बात तो है। अब यह सुनकर रितेश बोला, मम्मी आप भी ऐसी बातों को मानती हो?
तो मेरी सास बोली, बेटा तुम बहू की हालत देख रहे हो। ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, बेटा घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही हम लोग पीर बाबा की मजार पर चलेंगे। अभी तुम लोग सो जाओ। ये सुनकर रितेश बोला, ठीक है मम्मी। फिर वो लोग वापस अपने अपने कमरों में चले गए थे। परंतु मेरी सासू माँ ने हमारे कमरे से बाहर जाते वक्त एक बार फिर पलटकर हमारी तरफ देखा, फिर कमरे में चारों तरफ देखा। उस वक्त उनके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। वही अब कमरे के बाहर से मेरे ससुर जी की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। अब रितेश मेरी तरफ देखकर, मुझे परेशान देखकर प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ नहीं है यार, चलो सो जाओ, सुबह चलेंगे पीर बाबा की मजार पर, फिर कोई डरावना सपना तुम्हें नहीं आएगा। ये सुनकर मैं भी कुछ नहीं बोली और सोने के लिए लेट गई। अब रितेश मेरे बालों को सहलाते रहा और तब तक मुझसे बातें करने की कोशिश करता रहा। जब तक मैं सो नहीं गई उसके बाद शायद रितेश भी सो गया था। धीरे धीरे वो रात भी गुजर गई थी, परंतु अब मुझे कोई डरावना सपना नहीं आया। सुबह होने पर रात की बात याद करते ही मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। फिर रितेश के कहने पर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। अब तो मुझे बाथरूम में भी नहाते वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे नहा धोकर मैं बाहर आई और फिर तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर गई तो मेरी सासू माँ बोली, बेटा तैयार हो? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ मम्मी जी। अब हम सब घर वाले पीर बाबा के मजार पर जाने के लिए रवाना हो गए। वैसे मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता दूं, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ और मेरी दोनों ननद, जिसमें से मेरी बड़ी नंद की शादी हो गई है और उनसे छोटे रितेश हैं, और सबसे छोटी नंद जिसकी अभी शादी नहीं हुई है वो हमारे साथ में ही रहती हैं। यही हमारा परिवार है। वही पीर बाबा की मजार पर पहुंचकर वहां जो फकीर थे उनको हमने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो मेरी सासू माँ फिर उन फकीर की तरफ देखते हुए बोली, बाबा मेरी बहू को डरावने सपने आते हैं और इन्हें अपने आसपास किसी के होने का भ्रम होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई डरावना साया इनके पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनकर उन फकीर ने मेरी तरफ देखा और फिर एक ताबीज मेरे गले में पहना दिया। तो अब हम लोग भी पीर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर और सब कुछ ठीक रहे ये प्रार्थना करके अपने घर वापस लौट आए थे। वही सभी घर वाले भी मुझे समझा रहे थे कि अब मुझे कोई डरावना सपना नहीं आएगा और किसी तरह का भ्रम भी नहीं होगा, या फिर कोई और बात हो गई तो भी मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिल रही थी, लेकिन फिर भी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। उस रात मैं अकेले अपने कमरे में नहीं गई, रितेश के साथ ही अपने कमरे में सोने के लिए गई थी। और फिर जब हम लोग सो गए तो उस रात नींद में मैंने कोई डरावना सपना नहीं देखा। यहां तक कि फिर आधी रात को मेरी नींद भी नहीं खुली। मैंने उस औरत को नहीं देखा जिसकी वजह से वो रात अच्छे से गुजर गई थी। सुबह होने पर सारी बातें सोचकर अब मुझे तसल्ली थी, लेकिन इस बात को सोचकर डर लग रहा था कि वो जो औरत मुझे दिखाई देती थी वो कोई जिंदा औरत नहीं थी, कोई बुरी आत्मा थी, कोई चुड़ैल डायन। ये सोचकर ही मैं घबराने लगी थी कि इसका मतलब मेरी सासू माँ सच कह रही थी कि जरूर कहीं से वो औरत मेरे पीछे पड़ गई है। क्योंकि गांव में मैंने ऐसी बहुत सारी बातें सुनी थी जहां अक्सर दूल्हा दुल्हन के पीछे बुरी आत्माएं पड़ जाया करती थी और जिंदगी भर उन्हें परेशान करती रहती थी। परंतु अब मैं मन ही मन पीर बाबा का धन्यवाद कर रही थी, जिनकी वजह से अब रात को मुझे ऐसा कुछ भी डरावना सपना नहीं आया और किसी तरह का भ्रम भी नहीं हुआ। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजरने लगे, परंतु मेरी शादी की शुरुआत के दिनों में जो डरावने सपने मुझे आए थे, जिस तरह मैंने उस डरावनी औरत को देखा था, वो सारी बात याद आते ही मैं थर थर कांपने लगती थी। परंतु अब सब कुछ ठीक देखकर मुझे लगने लगा था कि अब वो औरत मुझे कभी दिखाई नहीं देगी। शायद पीर बाबा के डर की वजह से वो मेरा पीछा छोड़कर चली गई है। लेकिन ये सोचना मेरे लिए गलत था, क्योंकि अभी तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वही मेरे ससुर जी जब भी मुझे देखते तो बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्लाने लगते, कहने लगते, हर कोई खून के आंसू रोएगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, हर कोई खून के आंसू रोएगा, इस घर में बहुत बुरा होकर रहेगा। उनकी बातें सुनकर पहले तो मुझे डर लगता था, लेकिन अब मैं सोचने लगती कि उनके दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो कुछ भी बोलते रहते हैं।
परंतु मेरी सासू माँ जब अकेले में होती तो किसी सोच में डूबी बहुत ज्यादा परेशान नजर आती थी। ये देखकर मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि कोई बात है क्या, लेकिन उन्होंने बस यही कहा, कुछ नहीं बेटा, ये कहकर हर बार बात को टाल देती थी। वही मेरी बड़ी ननद भी अब अपने ससुराल वापस लौट गई थी और छोटी नंद वो अधिकतर अपने कमरे में अपनी पढ़ाई करती रहती थी। वहीं पहले मुझे अपने कमरे में अकेले रहते हुए डर लगने लगता था, जिसकी वजह से मैं दिन में अपनी सासू माँ के साथ उनके कमरे में चली जाया करती। परंतु अब धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा, तो मैं अब अकेले अपने कमरे में बैठकर कभी मोबाइल देख लेती तो कभी अपने घर वालों से बात कर लेती। इसी तरह वक्त गुजरते हुए मेरी शादी को लगभग 5 महीने हो गए। तब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। ये खबर जानकर मैं और रितेश हम दोनों ही बहुत खुश हो गए थे। वहीं मेरे ससुराल वाले भी खुश थे, परंतु पता तकलीफ में थी। आखिर कोई तो बात थी जो वो हमें बताना नहीं चाहती थी। वही जिस दिन हम पहले दिन सोनोग्राफी करवाकर डॉक्टर को दिखाकर आए तो अपने बच्चे की पहली सोनोग्राफी की फोटो देखकर बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था। उस रात भी और दिन की तरह खाना खाकर हम लोग अपने कमरे में सो गए थे। वैसे पहले वही जो डरावनी बातें मेरे साथ हुई थीं, उनको भी मैं काफी हद तक भूल गई थी। लेकिन उस रात आधी रात के वक्त अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। लेकिन नींद में होने की वजह से पहले तो मैं इन सबको नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी, परंतु धीरे धीरे उसका बोझ इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं। उस वक्त कमरे में हमेशा की तरह 0 वॉट का बल्ब भी जला हुआ था। अब उसके उजाले में जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी के फटी ही रह गईं, क्योंकि वही डरावनी प्रेग्नेंट औरत मेरे ऊपर बैठी हुई थी। इतने दिनों बाद अब अचानक उस डरावनी औरत को देखकर मेरे तो होश उड़ गए। अब उसके डरावने चेहरे को अपने बहुत करीब से देखकर मैं थर थर कांपने लग गई। उस वक्त मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन घबराहट की वजह से चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी वो औरत पहले तो गुस्से में मुझे घूरने लगी और फिर अचानक जैसे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने देखा उसके हाथों के नाखून काफी बड़े बड़े थे। तभी उसने अपना हाथ सीधे ही मेरे पर पेट में अपना हाथ दे मारा, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं दर्द से तड़पने लगी थी, लेकिन अब भी मेरी आवाज गले से नहीं निकल रही थी। और फिर अपने पूरे हाथ को मेरे पेट में देकर उसने मेरे पेट के अंदर से एक मांस का टुकड़ा निकला, जिसे बुरी तरह नोच कर खाने लगी थी। उस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वही मैं दर्द में तड़प रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने इसी तरह दर्द में तड़पते हुए रितेश की तरफ देखा, जो करवट बदलकर सो रहा था। वही अब मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो तड़पते हुए अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई और मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। तभी रितेश की आवाज मुझे सुनाई दी, तो हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोलकर देखा तो अब वो डरावनी औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और मेरा पेट भी सही सलामत था, परंतु मुझे तकलीफ तो इतनी ही हो रही थी। तभी मेरा ध्यान अपने कपड़ों की तरफ गया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे ब्लडिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखकर रितेश भी बहुत घबरा गया था। उन्होंने मेरी माँ सासू माँ को आवाज लगाई तो कुछ देर में मेरी सासू माँ भागते हुए वहां पर आई। वो मेरी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब वे लोग तुरंत ही मुझे लेकर हॉस्पिटल जाने लगे। तो मेरे ससुर जी, जो बाहर की तरफ कमरा बना हुआ था, उसमें अपनी खाट पर बैठे हुए चिल्लाने लगे। मैंने कहा था कोई नहीं बच पाएगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सब खून के आंसू रोएंगे, सब खून के आंसू रोएंगे। बार बार यही शब्द कहते हुए चिल्लाते जा रहा था, लेकिन उस वक्त सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। ऐसे में जब यह तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं बेहोश हो गई। फिर वो लोग मुझे लेकर अस्पताल चले गए। वहां जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सब घर वाले बहुत परेशान थे और उनसे मुझे पता चला कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर ही मैं रोने लग गई थी। तो रितेश मुझे समझाने लगा, तसल्ली देने लगा कि शायद वो बच्चा हमारी किस्मत में नहीं था। लेकिन मेरी सासू माँ अब भी किसी सोच में डूबी हुई थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। वही फिर सुबह होते ही मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। अब रात की बात याद आते ही मैं बहुत ज्यादा डर रही थी।
ऐसे में मैंने रितेश और अपनी सासू माँ को ये सारी बातें बताई तो बे लोग पहले तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी रितेश कुछ बोलने को हुआ तो मेरी सासू माँ ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए बोल दिया तो रितेश कुछ नहीं बोल पाया। वहीं मेरी सासू माँ कुछ सोचकर परेशान थी, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुम अभी आराम करो बेटा। ये कहकर वो बाहर चली गई। वहीं रितेश भी अब मेरे पास में था। मैं रोते ही जा रही थी तो रितेश मुझे तसल्ली देते जा रहा था। अब मुझे अकेले रहते हुए भी डर लग रहा था, जिसकी वजह से कोई मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। रात को भी मैं रितेश का हाथ पकड़कर सोई थी, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि वो डरावनी औरत शायद फिर से आ गई है और हर रोज मुझे डराने की कोशिश करेगी। लेकिन उस रात उसने ऐसा कुछ नहीं किया। धीरे धीरे इसी तरह कुछ दिन निकल गए, लेकिन उसके बाद वो डरावनी औरत मुझे कभी दिखाई नहीं दी और डराने की कोशिश भी नहीं की। वहीं मेरी सासू माँ ने फिर से मेरी गले में पीर बाबा का ताबीज पहना दिया। लेकिन ये हम सबको पता था कि पिछली बार वो ताबीज मेरे गले में होने पर भी मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। वही रितेश को तो अब भी यही लग रहा था कि मैंने बस डरावना सपना देखा था, जबकि मिसकैरेज ऐसे ही किसी प्रॉब्लम से हुआ है। उन्हें जैसे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा ही नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन इस बार मुझे खुशी से ज्यादा इस बात का डर सता रहा था कि पिछली बार जो कुछ मेरे साथ हुआ कहीं वो फिर से मेरे साथ नहीं हो जाए। कहीं इस बार भी वो डरावनी औरत मेरा बच्चा मुझसे छीन कर नहीं ले जाए। ये सोचकर मैं बहुत ज्यादा डर रही थी और धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। ऐसे में जब मेरा 3रा महीना चल रहा था तो वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। उस रात हम दोनों पति पत्नी मकान की छत पर सोए हुए थे, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और लाइट भी नहीं आ रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास में वही औरत चल रही है, क्योंकि उसके घुंघरू की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से घबराते हुए मैंने आंखें खोलकर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो अब घबराते हुए मैंने सोने के लिए फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मुझे उसके हंसने की भयानक आवाज अपने कानों में सुनाई दी। तो मैं घबराते हुए उठ गई और फिर रितेश की तरफ देखकर डरते हुए उसे जगाते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, रितेश, यहां मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहां से। रितेश नींद में से जागकर बोला, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए बोली, चलो यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यह सुनकर रितेश बोला, अरे यार, नीचे लाइट नहीं आ रही है, यहीं पर सो जाओ, घबराओ मत, मैं हूं। लेकिन अब मैं एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी। तो फिर मैं डरते हुए बोली, रितेश, वो डरावनी औरत फिर से लौट आई है, वो हमारे आसपास में ही है, वो फिर से मुझे कोई तकलीफ दे देगी, कहीं मेरा बच्चा फिर से मुझसे छीन कर नहीं ले जाए। ये कहते हुए मैं रोने लग गई। वही रितेश, जो उस वक्त थोड़ी नींद में था, मेरी तरफ देखकर मुझे डांटते हुए बोला, हमेशा उल्टी सीधी बेफिजूल की बातें करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो औरत सच में ही है तो फिर तुम्हें ही दिखाई क्यों देती है? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? मेरे साथ कुछ क्यों नहीं करती? ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोली और बिना उससे कुछ बोले मैं सबसे नीचे जाने लगी। तो कुछ दूरी पर रितेश खड़े होकर मुझे रोकने लगा। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे रितेश के गाल पर किसी ने एक जोरदार तमाचा मारा हो, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। ये देखकर खुद रितेश भी काफी हैरान रह गया और खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। तो फिर से जैसे किसी ने रितेश को एक और तमाचा मारा हो, जिसकी वजह से अब रितेश फिर लड़खड़ाते हुए गिर गया। ये देखकर मैं भागते हुए उसके पास गई और उसे संभालने लगी। अब रितेश भी थोड़ा डर गया था, शायद उसे भी अब मेरी बातों पर यकीन हो गया था, इसलिए मेरा हाथ पकड़कर हड़बड़ाते हुए बोला, चलो यहां से। ये कहकर मुझे लेकर नीचे आने लगा कि तभी मुझे अपनी आंखों के सामने वही औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर मैं थर थर कांपने लगी और घबराते हुए कुछ बोल नहीं पाई, बस हाथ का इशारा करते हुए बोली, रितेश, वो। लेकिन रितेश को जैसे वो दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उस डरावनी औरत ने मेरी तरफ जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। और फिर वो डरावनी औरत एक काले धुएं में बदल गई और सीधे ही मेरी तरफ आई। तो मुझे एक बिजली का सा झटका लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे तन बदन में आग लग गई हो और फिर मेरे पेट में दर्द होने के साथ ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं दर्द से चिल्लाने लगी। तो मेरी सांस की नींद खुल गई थी।
वहीं मेरी हालत देखकर रितेश ने अपनी मां को आवाज लगाई तो वो भागते हुए छत पर आई। अब मेरी हालत देखकर उसके होश उड़ गए। वे लोग फिर से मुझे अस्पताल ले जाने लगे तो इस बार भी मेरे ससुर जी अपने कमरे में बैठे बस वही बात बोलते जा रहे थे, सब खून के आंसू रोएंगे, उसे कोई नहीं बच पाएगा। अब ये सुनकर दर्द में तड़पते हुए मैंने उनकी तरफ देखा और फिर रितेश और अपनी सासू मां के साथ हॉस्पिटल चली गई। लेकिन रास्ते में ही ज्यादा तकलीफ होने की वजह से इस बार भी मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। इस बार भी मेरा मिसकैरेज हो गया था। ये जानकर मैं रोते ही जा रही थी। उस वक्त रितेश और मेरी सासू मां दोनों की आंखों में भी आंसू थे। वही अगले दिन जब वो लोग मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर आए तो इस बार मेरी सासू मां मेरी तरफ देखते हुए बोली, बहुत हुआ, अब किसी और की गलती की सजा इसे नहीं मिलेगी। ये सुनकर मैं और रितेश दोनों ही हैरानी से मेरी सासू मां की तरफ देखने लगे और बोले, कौन सी गलती? तो वो हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस उस औरत के बारे में बोल रही हूं जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। ये कहते हुए वो बाहर चली गई। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी तो रितेश मुझे तसल्ली दे रहा था, लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा तकलीफ में था। अब इसी तरह 10 दिन गुजर गए। अब वो डरावनी औरत मुझे दिखाई नहीं दी और कोई डरावना सपना भी नहीं आया। तो ये तो मुझे समझ में आ गया था कि वो औरत सिर्फ मेरे बच्चे को मुझे छीनने के लिए ही आती है। फिर मेरी सासू मां एक दिन मेरे पास आई और बोली, चलो बेटा। ये कहते हुए उन्होंने रितेश के पास कॉल किया तो कुछ ही देर में रितेश भी अपने काम से छुट्टी लेकर आ गया था और फिर बिना किसी को बताए मेरी ननद को मेरे ससुर जी का ध्यान रखने की बोलकर मेरी सासू मां हम लोगों को लेकर बस स्टैंड पर आई। वहां से हम लोगों ने बस पकड़ी। उस वक्त हमने उनसे पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मेरी सासू मां ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो हमें लेकर अपनी बहन यानी मेरी मौसी सास के यहाँ चली गई। वहां जाकर पता चला कि कोई देवता है जो इन सब से मुझे बचा सकते हैं। ऐसे में उस देवता के यहाँ हम लोगों ने उसके नाम का जागरण करवाया और फिर मेरे गले में एक ताबीज बांध दिया और बोल दिया कि मैं अब जब तक मेरी गोद में कोई बच्चा नहीं आ जाता मेरे अपने ससुराल में नहीं रहूं, क्योंकि वो जगह ही खराब है और जो बुरी आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है वो वहां पर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी कि कभी भी मेरे बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देगी। ये सुनकर तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन जो बातें हमसे बोली गई थी उन बातों को मानकर वापस घर पर लौट आए। अब रितेश ने अपने लिए शहर में ही नौकरी तलाश कर ली। फिर वो मुझे लेकर शहर चला गया। जहां रहते हुए लगभग 10 महीने गुजरे तो मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन इस बार हम सभी घर वाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे। धीरे धीरे जिस तरह दिन गुजर रहे थे उसी तरह मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। अब मेरी छोटी ननद मेरी देखभाल के लिए शहर ही आ गई थी। हर पल अब मैं एक डर के साए में जी रही थी कि पता नहीं किस रात वो डरावनी औरत आएगी और मेरे साथ वही सब कुछ हो जाएगा। अब दिन गुजरने लगे और धीरे धीरे इसी तरह 9 महीने गुजर गए और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। ये देखकर हमें थोड़ी तसल्ली तो हुई, लेकिन फिर भी डर तो था। बेटे के जन्म पर हम सब लोग बहुत खुश थे। उस वक्त ही मेरी सासू मां ने अब भी हमें गांव वापस आने से मना कर दिया, क्योंकि उन देवता ने बोला था कि 2 साल तक मुझे गांव नहीं जाना है। मेरी सास भी मेरे पास शहर ही चली आई थी। अब कुछ ऐसा होने वाला था जिस बात का हमें डर था, क्योंकि उस दिन मेरे बेटे की छठी रात थी। हम सब लोग, मेरी सासू मां और मेरी ननद, एक कमरे में सोए हुए थे। हमारे कमरे के बाहर ही रितेश सोया हुआ था। तभी अचानक कमरे में भयानक रूप से किसी के रोने की आवाज चारों तरफ सुनाई देने लगी। ये आवाज हम सबको ही सुनाई दे रही थी। तो हड़बड़ाते हुए हम सब की नींद खुल गई। हम चारों तरफ देखने लगे तो दिखाई तो कोई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही मेरी ननद ने लाइट जलाई तो लाइट भी तेज तेज आवाज करने लगी और फिर तेज आवाज करते हुए बल्ब टूटकर एक तरफ गिर गया। ये देखकर अब हमें और ज्यादा घबराहट होने लगी थी। तभी अचानक वही घुंघरू के बजने की आवाज जब हमें सुनाई देने लगी तो हम लोगों के होश उड़ गए। अब रितेश ने तुरंत अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल की टॉर्च भी ऑन नहीं हो रही थी। तभी मेरे ससुर जी, जिन्हें हम गांव में अकेले नहीं छोड़ सकते थे, ऐसे में शहर लेकर ही हम आए थे, जो रितेश के साथ ही सोए हुए थे। वो फिर से घबराकर चिल्लाने लगे, सब खून के आंसू रोएंगे, सब खून के आंसू रोएंगे। अब ये सुनकर ही मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। मैं थर थर कांपने लगी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया।
ये देखकर हम लोगों ने घबराते हुए रितेश से टॉर्च जलाने के लिए कहा तो उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। इस बार टॉर्च आसानी से ऑन हो गई थी, परंतु अब जो कुछ हमने देखा वो हमारे लिए दिल दहला देने वाला था। मेरा बेटा जो अभी सिर्फ 6 दिन का था, उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। ये देखकर मेरी सासू माँ ने भागकर मेरे बेटे को छू कर देखा तो वो बहुत ज्यादा ठंडा था। अब ये देखकर रितेश, हम सब लोग उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाने लगे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब तो हम सब लोगों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हम सब रोते ही जा रहे थे। वही मेरी हालत तो बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बुरी आत्मा आखिर हमारे पीछे पड़ी क्यों है। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इसका। वही ये जो कुछ हुआ था, इसे देखकर ही रितेश ने साफ इनकार कर दिया कि अब हमें बच्चे नहीं चाहिए। जहां सिर्फ तकलीफें मिले, मेरे घर वाले भी आ गए थे और मुझे संभाल रहे थे। उसी वक्त मेरी मम्मी की एक सहेली थी, उनके मायके में से जो भी वही शहर में रहती थी। एक दिन वो हमारी खुशकिस्मती कहो कि मेरी मम्मी जब मुझसे मिलने के लिए आई थी तो वो रास्ते में उन्हें मिल गई और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी तो वो भी मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। जब उसने मेरी हालत के बारे में सुना, सारी बातें उसे पता चली तो वो हैरान रह गई और बोली, इसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है और वो जो कोई बुरी आत्मा है वो कभी इसे मां बनने का सुख नहीं मिलने देगी। जैसा इसने बताया कि वो एक प्रेग्नेंट औरत है, तो इससे पता चलता है कि जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी तभी उसकी मौत हुई थी, तो शायद इसीलिए वो इसे भी मां बनते हुए नहीं देख सकती। ये सुनकर हम लोग कुछ नहीं बोल पाए। वही मेरी सासू मां की आंखों में आंसू थे। अब मेरी मम्मी की जो फ्रेंड थी रजनी मौसी, उसने हमें एक सन्यासी बाबा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो सन्यासी बाबा कोलकाता में हैं और देवी महाकाली की उपासना करते हैं। वो इन सब से हमें छुटकारा दिला सकते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर पहले तो हमें इन बातों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने हर कोशिश की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरे कहने पर वहां चले जाओ। ये कहते हुए उन्होंने उस सन्यासी बाबा का पता भी हमें दे दिया। फिर लगभग 10 दिन बाद जब मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो मैं, रितेश और मेरी सासू माँ, हम तीनों ही वहां जाने के लिए रवाना हो गए। जब हम लोग वहां पहुंचे तो उस वक्त रात हो रही थी। ऐसे में हम लोगों ने वहीं पर एक होटल में रूम किराए पर ले लिया और सुबह उठकर हम सन्यासी बाबा के वहां चले गए थे। वो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसा इलाका था जहां पर लोगों ने अभी रहना ही शुरू किया था। वहां पर एक काली माँ का मंदिर था। उसी में सन्यासी बाबा रहकर काली माँ की उपासना करते थे, क्योंकि रजनी मौसी ने बताया था कि वो काली माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन इस उम्र में ज्यादा चल फिर नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी जगह पर ही काली माँ के मंदिर की स्थापना कर ली और वहीं पर भक्ति करते हैं। अब जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखा और फिर हमें सम्मान के साथ बिठाया। वैसे उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, 100 साल से 1-2 साल ही कम होगी, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य सा तेज था। उनका शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा जैसा था और सफेद दाढ़ी और सिर में बड़े बड़े सफेद बाल थे। अब हम कुछ बोलते उससे पहले उन्होंने काली माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके काली माँ का ध्यान किया और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि हमारे बुरे कर्मों की सजा हमारे आगे आने वाली पीढ़ी या हमारी संतान भुगत सकती है। ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। ये सुनकर मैं और रितेश दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो सन्यासी बाबा मेरी सासू माँ की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें तो सब कुछ पता है बेटी। ये सुनकर मेरी सासू माँ कुछ बोल नहीं पाई तो मैंने और रितेश ने दोनों ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अब सन्यासी बाबा ने जो कुछ हम लोगों को बताया उसे सुनकर तो मैं और रितेश दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी बात अभी तक हमसे छुपी हुई थी। वो ये थी कि मेरे ससुर जी पहले ट्रक चलाने का काम करते और उस वक्त रितेश और उसकी दोनों बहनें बहुत छोटी थीं। छोटी बहन तो 1 साल की थी और रितेश 3 साल का था और बड़ी बहन 5 साल की थी। उस वक्त रितेश के दादा दादी भी जिंदा थे। वही रितेश के पापा को शराब पीने की आदत थी। ऐसे में एक बार वो अपने ट्रक को लेकर जिस रास्ते से गुजर रहे थे वो रास्ता छोटा और कच्चा था। उस वक्त रितेश के पापा ने शराब पी हुई थी तो रास्ते में अगल बगल में कच्चे घर बने हुए थे। जहां पर गलती से ट्रक एक कच्ची बनी घर की दीवार से जाकर टकरा गया
और उस दीवार के दूसरी तरफ जो घर बना हुआ था उसमें उस वक्त एक प्रेग्नेंट औरत सोई हुई थी, जिसकी उस दीवार के गिरने से ज्यादा ब्लीडिंग होने से मौके पर ही मौत हो गई थी। ये देखकर वहां के लोगों ने रितेश के पापा को पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन रितेश के दादा दादी ने कहीं गांव में बदनामी नहीं हो जाए, इस डर से चोरी छुपे ही इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और जिस औरत की मौत हुई थी उस औरत के ससुराल वालों को पैसों का लालच दे दिया और उनका मुंह हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लेकिन उस औरत की तड़पते हुए मौत हुई थी। ऐसे में उसकी आत्मा रितेश के पापा के साथ ही बदला लेने के लिए आ गई थी, जिसकी वजह से वो अक्सर सबको दिखाई देने लगी थी। ऐसे में रितेश की मां बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। उस वक्त पीर बाबा के यहाँ चादर चढ़ाने से और ताबीज बनवाने से ही वो औरत सबको देखना दिखाई देना बंद हो गई थी। उस वक्त रितेश के दादा दादी ने रितेश की मां से भी साफ इनकार कर दिया कि वो कभी इस बारे में किसी को नहीं बताए। वही अपने हाथों हुए इस हादसे की वजह से रितेश के पापा को काफी तकलीफ हुई, जिस वजह से धीरे धीरे वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगे और पागल हो गए थे। परंतु उन्हें वो आत्मा दिखाई देती थी। ऐसे में वो प्रेग्नेंट औरत रोते हुए चिल्लाते हुए उससे यही बोलती थी कि जिस तरह मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया था, उसी तरह तुम्हारा वंश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुम्हारा बेटा तो उस पीर बाबा ने बचा लिया, लेकिन आगे आने वाले बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहते हुए वो हमेशा धमकाते रहती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। ऐसे में रितेश के दादा दादी की भी मौत हो चुकी थी। वही रितेश की मां ने खेती बाड़ी करके जैसे तैसे रितेश को पढ़ाया लिखाया। फिर रितेश जब शादी लायक हुआ तो मुझसे उसका विवाह हुआ। फिर जब मैं शादी करके घर में आई तो उसी वक्त रितेश के पापा को उस औरत की बात, उसका श्राप याद आने लगा, जिसकी वजह से वो अक्सर मुझे देखकर चिल्लाते रहते थे। फिर वही हुआ जैसा उस औरत ने बोला था। जब भी मैं मां बनने वाली थी, उसने बेरहमी से मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। वो एक ऐसी औरत थी जो अपने बच्चे की चाह में तड़पते हुए मरी थी, और ऐसी औरत की आत्मा से पीर बाबा भी मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए थे, क्योंकि एक मां के सामने शायद भगवान की शक्ति भी कम पड़ जाती है। और तब से ही वो वहां भटक रही हैं और कभी मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने भी नहीं देगी। ये सारी बात सन्यासी बाबा ने जब हमें बताई तो हम रोने लग गए। वही मेरी सासू मां रोते हुए बोली, मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की थी। जब मेरी बहू घर में आई थी तब से ही दिन रात पीर बाबा की पूजा की, घर के देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। ये कहते हुए वो रो रही थी और बोली, मुझे तो यही लगने लगा था कि अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। ये कहते हुए सन्यासी बाबा के सामने हाथ जोड़कर बोली, बाबा, मेरे पति से जाने अनजाने में जो भूल हुई है उसकी सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन हमारे वंश को आगे बढ़ने दीजिए। मेरी बहू का, इस बेचारी का तो इसमें कोई दोष नहीं है। इस वक्त मैं काली मां के दरबार में आई हूं, और एक मां भला दूसरी औरत को मां नहीं बनने के सुख से कैसे वंचित कर सकती है? कुछ कीजिए बाबा। यह सुनकर सन्यासी बाबा ने आंखें बंद की, काली मां का ध्यान किया और कहा कि उस औरत की तड़पती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, बस काली मां पर भरोसा रखो। ये कहते हुए उसने हमें भरोसा दिलाया तो हम लोग वहां से वापस लौट आए। उससे पहले सन्यासी बाबा ने मेरे गले में काली मां के नाम का ताबीज पहना दिया और हम लोग वापस अपने घर लौट आए। वही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और फिर 1 महीने बाद हम लोग वापस कोलकाता गए, जहां सन्यासी बाबा ने संतान प्राप्ति के लिए काली मां का नाम का यज्ञ करवाया और उसके नाम की कुछ भभूत हमें देकर वापस जाने के लिए कहा। तो हम लोग वापस अपने घर लौट आए। फिर हमने घर के चारों तरफ उस भभूत को छिड़क दिया। उस रात अचानक मेरे ससुर जी के चिल्लाने की आवाज हमें सुनाई दी। ये सुनकर जब हम लोग भागते हुए वहां पर पहुंचे तो देखा कि वो दर्द में चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये सुनकर हम लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही उनकी सांसें गले में अटकने लगी थी और उनकी आंखें बंद हो गईं। वही जब रितेश और पड़ोस के कुछ लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये सब कुछ हार्ट अटैक से बताया गया। लेकिन जब हम 2 महीने बाद कोलकाता सन्यासी बाबा के पास गए तो सन्यासी बाबा ने बताया कि तुम लोगों ने जो संतान प्राप्ति के लिए देवी मां का यज्ञ किया था, उसकी वजह से वो औरत तुम्हारे बच्चे को आगे तकलीफ नहीं दे सकती थी,
क्योंकि काली मां की शक्ति उसके सामने थी, परंतु वो अपने गुनहगार को भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए अपने गुनहगार को अपने साथ लेकर चली गई, जिससे उसका बदला पूरा हो गया। ये सुनकर हम सबको बहुत तकलीफ हुई और ये एहसास हुआ कि जाने अनजाने में हुई एक भूल अपने लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। फिर हम लोग वापस लौट आए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। लगभग 9 महीने गुजरे थे कि मुझे पता चला मैं मां बनने वाली हूं। वैसे इस बार भरोसा तो था कि काली मां कुछ भी मेरे बच्चे को नहीं होने देगी, लेकिन मैं इन हादसों से गुजर चुकी थी, जिसकी वजह से हर पल बहुत ज्यादा डर लगने लगता था। अब घर में हम सुबह शाम काली मां की पूजा अर्चना करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर मैंने एक बेटे को जन्म दिया, परंतु अब भी डर था कि कहीं वो आत्मा मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा दे। फिर लगभग जब मेरा बेटा 3 महीने का हो गया तो हम उसे लेकर कोलकाता गए और वहां पर देवी मां के दर्शन करके अपने बेटे को आशीर्वाद दिलवाकर वापस लौट आए। वही मेरे ससुर जी की मौत के बाद फिर वो आत्मा हमें कभी नहीं दिखाई दी और हमें डराने की कोशिश भी नहीं की। शायद मेरे ससुर जी की जान लेकर उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी, या फिर वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। अब हम सब लोग ठीक तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। मेरी छोटी ननद की भी शादी हो गई है, लेकिन जो कुछ हमारे साथ हुआ था उसकी बुरी यादें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं कुछ उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने कल की हमारी स्टोरी पर सबसे पहले कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले दीपू बेलवा हैं टिकार से, रोहित जाटव हैं बिहार से, सीपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, जीएम शेख हैं गुजरात से, फैजान हैं भोपाल से, अरविंद, गीता, राज, रिंकल, दीप, सोनल और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, अनोखे लाल हैं यूपी से, साकी हैं बांग्लादेश से, रहनुमा शेख हैं नई दिल्ली से, प्रकाश ओझा हैं पाली से और सबसे लास्ट में रुपेश पटेल हैं सूरत से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने कल वाली स्टोरी पर कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। साथ ही अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।